देखो ये गेम्स एंड टूर्नामेंट का ये जो है सेकेंड सेशन है। फर्स्ट सेशन जो है वो डे बिफोर स्टडे हुआ था। जो मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो राउंड रॉबिन टूर्नामेंट्स के होते हैं, जिसमें टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं। टीम्स को पूल्स में बांट दिया जाता है, पूल ए, पूल बी, हो सकता है कि और भी ज़्यादा पूल्स हो, पूल सी, पूल डी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू MBA पाठशाला। आज फिर से हम करने जा रहे हैं गेम्स एंड टूर्नामेंट का सेकेंड पार्ट। बट बिफोर स्टार्टिंग, ये अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, यू कैन गो टू दिस MBA पाठशाला टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम ID यहाँ आपको दिया हुआ है। और ये जो है वो हमारे ऐप का नेम है जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ भी बहुत सारे जो है आपको फ्री कंटेंट मिल सकते हैं, ठीक है, फ्रीली अवेलेबल है। आप उन्हें अवेल कर सकते हो। अगर आपको हमारे सपोर्ट टीम से बात करनी है, आप इन फ़ोन नंबर्स पर जो है वो डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। अभी फ़िलहाल जो है, अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हो, आप इसे स्कैन करो और हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ो। देन ये जो हमारा लेटेस्ट बैच है, अभी 1 वीक हुआ है इसे स्टार्ट हुए, और ये कंप्लीट कैट और ओमेट मीन्स अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट, उसके लिए है उड़ान बैच। और ये इनके प्राइसेस हैं, प्रो, एलीट और लीजेंड। अब क्या इनमें डिफरेंसेस हैं, तो लीजेंड में पर्टिकुलरली आपको 1-to-1 मेंटरशिप जो है वो फैकल्टीज़ के साथ मिलता है, और बाकी सारे फीचर्स भी जो हैं वो सारे के सारे प्रो एलीट में मिलेंगे आपको। दैट इज़ द डिफरेंस ओनली लीजेंड बैच को लेकर के। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको अवेल कराई जाती हैं, ठीक है। अगर आप प्रिपरेशन के लिए जो है वो एकदम से अब और ज़्यादा आप लेट नहीं कर सकते हो, इफ़ यू आर टारगेटिंग फॉर कैट 2026, आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। ये अगर आप कैट ना टारगेट करके जो अदर एग्ज़ाम्स हैं, पर्टिकुलरली NMAT, स्नैप, CMAT, महाराष्ट्र CET, CUET, तो ये डेडिकेटेड, इन चीज़ों के लिए ये डेडिकेटेड बैच है, जहाँ पर उदित सर, सुमन मैम, मोहित सर, हितेश सर, हिमांशु सर ये आपके क्लासेस लेते हैं, और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं इस बैच के, ठीक है। 99.8799 ऐसे परसेंटाइलर्स जो है अभी जो रिज़ल्ट आया है, ढेर सारे बच्चे हमारे हुए हैं। आप इन्हें अवेल कर सकते हो फॉर अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट्स, ठीक है। ये इनके प्राइसेस हैं। और अगर आपके घर में आपके फ्रेंड्स, आपके जूनियर्स, आपके कॉलेज में कोई अगर टारगेट कर रहा है नेक्स्ट ईयर के लिए, तो आप उन्हें रिकमेंड कर सकते हो। जितनी अर्ली वो अपना प्रिपरेशन शुरू करेंगे उतनी अच्छी बात होगी। ये हमारा कैट 2027 का टाइटन बैच है। इसमें भी क्या इनके प्राइसेस हैं और क्या डिफरेंसेस रहेंगे वो आप देख सकते हो। इसे भी शुरू हुए अभी 1 वीक जो है वो कंप्लीट हुआ है, आप इसे अवेल कर सकते हो। लेट अस स्टार्ट विद द सेशन। देखो ये गेम्स एंड टूर्नामेंट का ये जो है सेकेंड सेशन है YT पर। फर्स्ट सेशन जो है वो डे बिफोर स्टडे हुआ था, और उसमें हमने बेसिक्स देखे थे। क्या क्या चीज़ें मैंने उसमें कवर की थी, एक बार मैं उसे भी यहाँ पर ज़रूर दिखाऊंगा, ठीक है। गेम्स एंड टूर्नामेंट में एक बार मैं जस्ट क्विक जो है उसका रीकैप कर दूं आपसे। जो मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो राउंड रॉबिन टूर्नामेंट्स के होते हैं, ठीक है। राउंड रॉबिन टूर्नामेंट्स कौन से होते हैं, जिसमें टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं। पहले टीम्स को पूल्स में बांट दिया जाता है, पूल ए, पूल बी। अगर नंबर ऑफ टीम्स ज़्यादा हैं तो हो सकता है कि और भी ज़्यादा पूल्स हो, पूल सी, पूल डी, इस तरह से। जैसे वर्ल्ड कप जो होता है फुटबॉल का, तो उसमें कई सारे पूल्स होते हैं। जो IPL होता है 2020, तो उसमें 2 पूल्स होते हैं। राउंड रॉबिन का मतलब होता है कि हर एक पूल में हर एक टीम हर एक दूसरे टीम के साथ एक एक मैच खेलेगी। अगर ऐसा हो रहा होता है तो वी कॉल इट सिंगल राउंड रॉबिन, उसे हम बोलते हैं सिंगल राउंड रॉबिन। अगर
हर एक टीम हर एक दूसरे टीम के साथ एक से ज़्यादा मैच खेल रही है, मतलब दो दो मैच खेल रही है। मान लो सिंगल मैच खेल रही है तो सिंगल राउंड रॉबिन, दो दो मैच खेल रही है तो हम उसे बोलते हैं डबल राउंड रॉबिन। ठीक है, आईपीएल जैसे डबल राउंड रॉबिन फॉर्मेट में होता है। पूल स्टेज में हर एक टीम हर एक अपने पूल के दूसरे टीम के साथ दो दो मैच खेल रही होती है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सिंगल राउंड रॉबिन पर पूछे जाते हैं, कभी कभी डबल राउंड रॉबिन पर भी पूछे जाते हैं। अब पूल स्टेज में हर एक टीम को जो है ऑन द बेसिस ऑफ विन और लॉस और ड्रॉ उन्हें पॉइंट्स मिलते हैं। जनरली विन के लिए 2 पॉइंट्स, लॉस के लिए 0 और ड्रॉ के लिए दोनों टीम को 1-1 पॉइंट, या ऐसा भी हो सकता है कि विन के लिए 3 पॉइंट्स, लॉस के लिए 0 और ड्रॉ के केस में दोनों को 1-1 पॉइंट। सो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है। फिर पूल स्टेज से डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ पॉइंट्स सर्टेन टॉप टीम्स जो हैं, मे बी 4 टीम्स अगले राउंड में जाएंगे तो अगला राउंड कहलाएगा सेमीफाइनल। मे बी अगले राउंड में जो है वो 8 टीम्स जा रहे हैं, ठीक है, उस कंडीशन में वो कहलाएगा प्री क्वार्टर फाइनल। हो सकता है अगले राउंड में डायरेक्ट 2 ही टीम जा रहे हों तो वो राउंड कहलाएगा फाइनल। ठीक है, 2 टीम अगर जा रही हैं दैट इज़ फाइनल, 4 टीम अगर जा रही हैं सेमीफाइनल कहलाएगा, 8 टीम जा रही हैं प्री क्वार्टर फाइनल, 16 टीम्स जा रही हैं वो उसके अकॉर्डिंग वो आप नेम देना जो है वो क्वार्टर फाइनल। फिर जो अगर 8 टीम है क्वार्टर फाइनल, 16 टीम है तो प्री क्वार्टर फाइनल। सो इस ढंग से हम नाम देते हैं। लेकिन वहाँ सेमीफाइनल फाइनल में जनरली जो है वो फिर कोई टीम अगर जीतेगी तभी अगले राउंड में जाएगी, वहाँ फिर पॉइंट सिस्टम नहीं होता है। या हो सकता है कि वहाँ भी पॉइंट सिस्टम हो बट उसके लिए हम फिर दूसरे नेम्स इस्तेमाल करते हैं। जैसे पूल स्टेज से अगर नेक्स्ट स्टेज में जा रही है और नेक्स्ट स्टेज में भी पॉइंट सिस्टम है तो मे बी हम उसे सुपर 6, सुपर 8 ऐसा नाम देते हैं। सो वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में क्या आपको डेटा दिया हुआ है। फिर नॉकआउट टूर्नामेंट्स, तो ये जनरली जो जिसमें सिंगल प्लेयर्स पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे टेनिस हो गया या बैडमिंटन हो गया, इस तरह के जो गेम्स होते हैं जिसमें सिंगल प्लेयर्स पार्टिसिपेट करते हैं वो नॉकआउट फॉर्मेट में होता है। उसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, सारे के सारे प्लेयर्स की सीडिंग की जाती है या उनको रैंक असाइन किए जाते हैं और फिर डिफरेंट राउंड्स होते हैं और वहाँ हर एक राउंड में एक प्लेयर किसी दूसरे एक ही प्लेयर के साथ खेल रहा होता है और अगर कोई प्लेयर अपना मैच जीत गया तो वो अगले राउंड में जाता है, जो हार गया वो बाहर हो जाता है। कोई ड्रॉ वगैरह का सीन नहीं होता है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि अगर नंबर ऑफ प्लेयर्स जो हैं वो ऐसे हैं जिससे फर्स्ट राउंड में मैचेस नहीं कंडक्ट किया जा सकता है हर एक टीम के लिए। मान लो नंबर ऑफ प्लेयर अगर ऑड है तो एक प्लेयर बच गया, या नंबर ऑफ प्लेयर्स जो है वो 2 के पावर्स नहीं है तो सर्टेन प्लेयर्स को बाय दे दिया जाता है, मतलब उनको बिना खेले हुए अगले राउंड में भेज दिया जाता है। बट किसी तरह का टाई या ड्रॉ ये सिचुएशन नॉकआउट टूर्नामेंट में नहीं होता है। फिर हमारे पास है गेम्स ऑफ स्ट्रेटेजी, या इनको हम कॉम्बिनेटोरियल गेम बोलते हैं। ऐसे गेम्स जो 2 प्लेयर गेम होते हैं, 2 प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं और वो सर्टेन कंडीशंस फुलफिल कर रहे हों। क्या कंडीशंस होते हैं, तो चांस का कोई रोल नहीं होना चाहिए। जैसे लूडो, उसमें भी 2 लोग खेलते हैं बट दैट इज़ नॉट अ कॉम्बिनेटोरियल गेम। जैसे कार्ड्स, सो उसमें भी 2 लोग खेल रहे हैं बट वहाँ किसको क्या कार्ड मिला दैट डिपेंड्स ऑन चांस, सो दैट इज़ नॉट अ कॉम्बिनेटोरियल गेम। हाँ, चेस दैट इज़ अ कॉम्बिनेटोरियल गेम, या गेम ऑफ स्ट्रेटेजी है टिक टैक टो, दैट इज़ अ कॉम्बिनेटोरियल गेम। सो चेस, टिक टैक टो, ओके, देन वी हैव निम। इस तरह के गेम्स जो हैं वो गेम ऑफ स्ट्रेटजी कहलाते हैं। गेम्स ऑफ स्ट्रेटजी से नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो इनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है बट आपने ध्यान रखना है दिस विल बी पार्ट ऑफ योर MBA एजुकेशन एज वेल, वहाँ आपने इसे पढ़ना होगा, ठीक है, गेम्स ऑफ स्ट्रेटजी को। एंड देन वी हैव वन मोर कैटेगरी दैट इज़ मिसलेनियस। इसमें वो सारे तरह के क्वेश्चंस आएंगे जो इन कैटेगरी में फॉल नहीं करते हैं, ठीक है। हम आज इसका भी एक टाइप देखने की कोशिश करेंगे। सो हम इसे कंटिन्यू करें पिछले वाले सेशन से ही। हमने पिछले वाले सेशन में ये जो राउंड रॉबिन विदाउट पॉइंट्स, इस पर्टिकुलर सेट को हमने सॉल्व किया था। ये काफ़ी इजी लेवल था इसका, और इसके थ्रू हमने थ्योरी भी सीखी थी। अगर जिन लोगों ने ये चीज़ें मिस कर दी हैं वो मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। या अभी हम इससे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करेंगे।
आप वहाँ से भी चीज़ों को, मैं शुरू से थ्योरी समझाऊंगा, आप वहाँ से भी चीज़ों को कर सकते हो, बट इस क्वेश्चन को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। सो आज जो है हम ये क्वेश्चन जो है, ये भी राउंड रॉबिन विदाउट पॉइंट्स है, हम इसे डिस्कस करेंगे आज। ओके, सो बट उससे पहले हमने पिछले सेशन में और क्या किया था वो मैं आपको दिखा दूं। तो हमने, हाँ, ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिया हुआ है पिछले सेशन में। ये राउंड रॉबिन विदाउट पॉइंट्स कैट 2008 का एक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। एक्चुअल क्वेश्चन आप इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये क्वेश्चंस है, और उस समय 5 ऑप्शन वाले, 5 ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस पूछे जाते थे, और फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक भी था, मैंने उसे एज इट इज़ रखा है। ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सेम दिया हुआ था, सो देयर वाज सम मिस्टेक। सो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो इस वाले क्वेश्चन को के सॉल्यूशन को भी अगर आपने देखना है कि कैसे हमने इसे सॉल्व किया था, आप मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हो इसी प्लेलिस्ट में। और आप इस क्वेश्चन को अगर आपने सबसे इजी लेवल से शुरू करना है तो आप मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हो। सो लेट अस कम टू दिस वन। ओके, सो यहाँ हम इसे ना केवल सॉल्व करेंगे, बट हम इसमें इसके थ्रू ही सारी थ्योरी को भी सीखेंगे। ये आप ध्यान में रखो, ये क्या है, राउंड रॉबिन विदाउट पॉइंट्स। सो जो कैट 2008 का क्वेश्चन हमने डिस्कस किया हुआ है पिछले सेशन में, वो भी विदाउट पॉइंट्स था, और वो क्वेश्चन इससे काफ़ी ईजी था, ठीक है। कंपेयर टू दिस क्वेश्चन दैट वाज क्वाइट इजी, ऑल्दो कैट 2008 दैट वाज अ डिफिकल्ट ईयर क्वेश्चन वाइज, बट दैट सेट दैट वाज इजी। सो जो भी थियरी हम यहाँ सीखेंगे दैट विल बी एप्लीकेबल टू ऑल द क्वेश्चंस जो इस नेचर के होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्या दिया हुआ रहेगा, तो टीम्स का इंफॉर्मेशन कि कितने गेम खेले, कितने लॉस्ट, टाइड, कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग है इस टेबल में। बट जो मेनली आपको पता करना होता है इन क्वेश्चंस में कि किसने किस पर कितने गोल किए। चलिए हम क्वेश्चन से पहले देख लें कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सो ये 4 क्वेश्चंस उस सेट पर हैं, आप देख सकते हो। व्हाट इज द नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय टीम बी अगेंस्ट टीम डी। तो एक सीन है कि भाई 0, एक ऑप्शन 1, 2, और एक ऑप्शन ये भी है कि दे हैव नॉट प्लेड विथ ईच अदर। सो ये भी हो सकता है कि उन्होंने खेला ही ना हो, क्योंकि देखो ये जो इन्फॉर्मेशन दिया है ये हमें बोल रहा है कि इन अ कंपटीशन बिटवीन 5 हॉकी टीम्स ABCDE, ईच साइड इज टू प्ले ईच ऑफ द अदर्स वंस। सो सभी टीम दूसरे टीम के साथ एक एक बार खेल रही हैं, ये तो हमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। बट इसका मतलब क्या है, ये राउंड रॉबिन टूर्नामेंट है। बट ये भी बोल रहा है कि द फॉलोइंग टेबल गिव्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एज टू व्हाट हैज हैपेंड आफ्टर सम ऑफ द गेम्स हैव बीन प्लेड। ये नहीं बोला जा रहा है कि ऑल ऑफ द गेम्स हैव बीन प्लेड। अगर सारे गेम खेले जा चुके हैं उस कंडीशन में तो ए ने 4 मैचेस खेले होते, एक बी के साथ, एक सी के साथ, एक डी के साथ, एक ई के साथ। बी ने भी 4 मैचेस खेले होते, एक ए के साथ, एक सी के साथ, एक डी के साथ, एक ई के साथ। सो ये जो इंफॉर्मेशन है ये अभी एक सर्टेन स्टेज के बाद का ही है, सारे गेम अभी नहीं खेले जा चुके हैं। ऐसे एक्चुअली उस टूर्नामेंट में सारे गेम होंगे कितने, तो टोटल कितने टीम्स हैं, 5, और हर एक टीम हर एक दूसरे टीम के साथ एक बार मैच खेल रही है, सिंगल राउंड रॉबिन। तो उस कंडीशन में टोटल नंबर ऑफ गेम्स होंगे कितने। तो चलिए हम पहले इसका कैलकुलेशन सीखें। 3 तरीके आप इस्तेमाल कर सकते हो। फर्स्ट है टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ मैचेस इन राउंड रॉबिन, सिंगल राउंड रॉबिन, ठीक है। डबल राउंड रॉबिन में क्या होगा, इसी को हम डबल कर देंगे, बट सिंगल राउंड रॉबिन। सो हम 3 वेज जो हैं वो इस्तेमाल करेंगे। एक तरीका तो ये है कि हम NCR का इस्तेमाल करें। आउट ऑफ 5 हॉकी टीम्स एक मैच होने के लिए 2 टीम रिक्वायर्ड है।
सो उसी का फॉर्मूला होता है क्या, NCR। NCR एक्चुअली होता क्या है, तो NCR होता है आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स, हमने एक बार में लेना कितना है, R एट अ टाइम, एक बार में कितना लेना है, R। सो दैट इज कॉल्ड NCR। और होता ये कितना है, n फैक्टोरियल R फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल। सो आप इसका यूज कर सकते हो। एक मैच होने के लिए कितने टीम रिक्वायर्ड हैं, 2 हैं, टोटल कितने टीम्स, 5। तो टोटल कितने मैचेस होंगे, आउट ऑफ 5 डिफरेंट टीम्स वी हैव टू सेलेक्ट 2 एट अ टाइम, एक बार में हमें कितने को चूज करना है, 2 को। सो दैट विल बी 5C2, दैट इज 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 दैट इज 3 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया 10। सो टोटल होंगे कितने, 10 मैचेस। यहाँ पर अभी हुए कितने मैचेस हैं, तो यू कैन सी 10 मैचेस नहीं हुए हैं। डोंट गो ऑन दिस सम, ये सम नहीं बताता है हमें नंबर ऑफ मैचेस। नंबर ऑफ मैचेस क्या बताता है, तो नंबर ऑफ मैचेस दैट विल बी इक्वल टू दिस सम डिवाइडेड बाई 2। वाई 2, क्योंकि हर एक मैच इस लिस्टिंग में 2-2 बार काउंट हुआ है। ए ने अगर 3 मैच खेले हैं तो ए ने हो सकता है बी के साथ खेला हो, ए और बी का मैच हुआ हो, उन 3 मैचेस में से एक मैच ये हो, और बी ने 2 मैचेस खेले हैं तो हो सकता है कि बी ने ए के साथ खेला हो। तो ये जो मैच है ये एक्चुअली एक ही मैच है, दिस इज 1 मैच, बट इट इज काउंटेड ट्वाइस। सो ये 2-2 बार ओवर काउंटिंग हो गई है, इसलिए जो नंबर ऑफ मैचेस होंगे दैट विल बी दिस सम डिवाइडेड बाय 2। आपको उसे क्या करना होगा, एग्जैक्ट काउंटिंग तक लाने के लिए, अगर किसी चीज़ को आपने ओवर काउंटिंग कर ली है और आपको पता है कि आपने चीज़ों को क्या किया है, 2-2 बार काउंट किया है, डबल कर लिया है, तो यू हैव टू टेक हाफ, सो यू हैव टू डिवाइड इट बाय 2। सो टोटल मैचेस यहाँ कितने होंगे, सो दैट विल बी 3, 2, 5, 3, 8, 3, 11, 3, 14, दैट इज 14 बाई 2। सो टोटल यहाँ 7 मैचेस ही होने हैं, ठीक है। जबकि अभी जो है अगर सभी टीम के साथ एक एक मैच खेलती तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने होते, 10। सो एक तरीका तो ये है सिंगल राउंड रॉबिन में काउंट करने का नंबर ऑफ मैच। दूसरा तरीका वो ये है कि आप एक्चुअली फिजिकली काउंट करो। ए ने कितने मैचेस खेले, तो ए ने बाकी सबके साथ मैचेस खेले तो 4 मैचेस, बी ने सबके साथ खेले बट ए के साथ तो ऑलरेडी काउंट हो चुका है, तो हम कोई ओवर काउंटिंग ना करें, तो ए और बी का मैच, ए का बी के साथ, ए का सी के साथ, ए का डी के साथ, ए का ई के साथ, दैट इज 4। फिर हम ले बी का सी के साथ, बी का डी के साथ, बी का ई के साथ, दैट इज 3। फिर हम ले सी का डी के साथ, सी का ई के साथ, दैट इज 2। और फिर हम ले डी का ई के साथ, दैट इज 1। हम इस तरह से काउंट करके भी 10 तक पहुंच सकते हैं। सो दैट इज अनदर वे हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ मैचेस। जनरली एक क्वेश्चन आपसे अगर सेट पूछा जा रहा है राउंड रॉबिन टूर्नामेंट पर, और सबसे फ्रिक्वेंट यही होता है आउट ऑफ ऑल द टाइप्स जो कैट में पूछे जाते हैं या जैट में पूछे जाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम इन 2 एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आते हैं, और फ्रिक्वेंसी इनकी जो है वो क्या रहती है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि 50-60% चांसेस हैं अराउंड। मतलब आप बोल सकते हो ऑल्टरनेट ईयर्स में आते हैं या इन 3 ईयर्स 2 ईयर्स में एक सेट आ जाते हैं। सो थोड़ा सा ज़्यादा फ्रिक्वेंट होता है। आप ऐसा भी नहीं बोल सकते हो एग्जैक्ट 50% है, एग्जैक्ट 50% का मतलब होगा आउट ऑफ 2 ईयर्स एक बार आ रहा है, बट जनरली आउट ऑफ 3 ईयर्स 2 बार आ सकता है। सो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर आपने, जैसे मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ, अगर आपने एक बार इसे सीख लिया, ये आप ऐसे समझो कि ये एक एबव एवरेज क्वेश्चन जो है कंसीडर किया जाता है। 5 सेट आपके पास रहेंगे कैट में, जिसको आप 5 अलग अलग डिफिकल्टी लेवल में डिवाइड करोगे, वेरी इजी, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट एंड वेरी डिफिकल्ट। सो आप ये मान करके चलो गेम्स एंड टूर्नामेंट के मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चंस होते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट ऑन एन एवरेज गेम्स एंड टूर्नामेंट के क्वेश्चंस जो हैं वो इस डिफिकल्टी में कंसीडर किए जाते हैं। तो अगर आप इसके क्वेश्चंस को कर पा रहे हो, दैट मीन्स आपने ये 2 कर रखे हैं और आप इसमें जा रहे हो
एक गेम्स एंड टूर्नामेंट का क्वेश्चन करके। दैट मीन्स ये 2 करने के साथ ही यू आर अबव 95 परसेंटाइल, ये जैसे ही आपने किया यू आर अबव 99 परसेंटाइल। सो दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। मोस्ट ऑफ द टाइम ये बहुत टाइम टेकिंग नहीं होता है। अगर मान लो ये जैसे क्वेश्चन है, दिस इज़ नॉट टू मच टाइम टेकिंग, बट अभी हम जब दूसरा करेंगे मे बी दैट इज़ कुछ ज़्यादा ही, वो लेयर के अंदर लेयर छुपी हो चीज़ें तो निकालने में फिर आपको टाइम लगे। चलो थर्ड टाइप देखो, तीसरा तरीका क्या होता है सिंगल राउंड रॉबिन के नंबर ऑफ मैचेस निकालने का। तो यहाँ हम यही वाली रीजनिंग जो है अप्लाई करेंगे। हम बोलेंगे ए ने अगर सबके साथ खेला तो ए ने कितने मैचेस खेले 4, बी ने भी सबके साथ खेला तो बी ने भी कितने मैचेस खेले 4। सो एक्चुअली हम ये ध्यान में रखते हुए कि हम ओवर काउंटिंग कर रहे हैं, हम सबके 4 मैचेस ले लें तो हाउ मेनी टीम्स आर देयर 5, और हर एक ने कितने खेले 4, अपने आप के साथ तो खेलेगा नहीं, तो ऑब्वियसली हर एक ने 4 मैचेस खेले और नंबर ऑफ टीम्स ईच टीम प्लेड 4 और नंबर ऑफ टीम्स कितने हैं दैट इज 5। सो टोटल मैचेस कितने होंगे 4 into 5 दैट इज 20। बट इसमें हुआ क्या, हमने ओवर काउंटिंग कर दी। क्या हमने ओवर काउंटिंग कर दी, हमने जब बोला कि ए ने 4 मैचेस खेले तो ए और बी का मैच काउंट हुआ, और हमने जब बोला बी ने भी 4 मैचेस खेले तो भी ए और बी का काउंट हुआ। दैट मीन्स हर एक मैच 2 बार काउंट हो गया है। तो ये हमने ध्यान में रखा हुआ है कि भाई हमने ओवर काउंटिंग कर दी है। कितना ओवर काउंटिंग कर दिया, हमने चीज़ों को डबल ले लिया है। दैट मीन्स हमें अगर एग्जैक्ट काउंटिंग पर आना है वी हैव टू टेक हाफ ऑफ दैट, सो डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 10। सो ये 3 में से कोई भी तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हो सिंगल राउंड रॉबिन में नंबर ऑफ मैचेस निकालने के लिए। सो टोटल नंबर ऑफ मैचेस पूरे टूर्नामेंट में होने थे 10, बट यहाँ हुए कितने हैं, तो उसके लिए आपने क्या करना है सम ऑफ ऑल द फिगर्स इन दिस कॉलम, जिसने जितने जितने मैचेस खेले हैं डिवाइडेड बाई 2। क्यों 2, हमने अभी इसको डिस्कस किया क्योंकि हर एक मैच 2 बार काउंट हो रहे हैं, लेना हमें कितनी बार है एक ही बार, दैट्स वाई डिवाइडेड बाई 2। सो अब चलो ओके, नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमने ओके सो अब यहां पर टोटल मैचेस हुए हैं 7। अब ये टेबल जो है वो हाफ फिल्ड है, अभी हमने इसे कंप्लीट करना है। अब ये टेबल फिल करना ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, जस्ट हमें 2-3 पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, ठीक है, जो जस्ट लॉजिकल थिंग्स हैं। क्या हैं वो, कि ये जो 2 कॉलम है वॉन और लॉस्ट का, इन दोनों का जो सम होगा वो इक्वल होगा। क्या रीज़न है इसका, कि अगर कोई टीम जीतेगा तो डेफिनेटली कोई टीम हार रहा होगा। सो जितनी बार जीत दर्ज हुई है, ठीक है, जितनी बार जीत या विन रजिस्टर हुआ है उतनी ही बार लॉस भी रजिस्टर हुआ है, इसलिए विन वाले कॉलम का सम और लॉस्ट वाले कॉलम का सम दैट मस्ट बी सेम। सो यहाँ से देखो ये वैल्यू हमें निकल के आ जाएगा 2, 2, 4 एंड 1, 5। सो टोटल विन कितने हुए हैं 5, तो टोटल लॉस भी कितने होने चाहिए 5। दैट मीन्स ये फिगर क्या होगा, दैट विल बी 3। सो ई 3 मैचेस में से तीनों मैच अपने हार जाएगा। सो इस तरह से ये टेबल फिल करना काफ़ी इजी काम है। चलो हम टाई वाले को देखें। टाई वाले में भी एक जानकारी जो है वो हमें ध्यान में रखनी है। ये जो टाई वाला है इसका सम भी हमेशा इवन होगा, और नंबर ऑफ मैचेस टाइड, नंबर ऑफ टाइज इन द टूर्नामेंट दैट विल बी दिस सम डिवाइडेड बाई 2। ये सम नहीं होगा नंबर ऑफ मैचेस टाइड, नंबर ऑफ मैचेस टाइड दैट विल बी दिस सम डिवाइडेड बाई 2। सेम लॉजिक है, अगर कोई टीम टाई कर रही है तो वो किसी और के साथ मिल के टाई कर रही होगी, तो होगा तो एक ही मैच टाई, बट वो 2 जगह फीचर करेगा, ठीक है। अभी हम उस पर आते हैं। अब अगर हम इसको फिल करें तो आपने ध्यान रखना है कि ये प्लस ये वाला फिगर प्लस ये वाला फिगर दैट विल बी इक्वल टू दिस फिगर। क्यों, क्योंकि ए ने 3 मैचेस खेले, उसमें से 2 वो जीत गया तो 0 लॉस है, तो टाई कितना होगा
तो एक टाई होगा, इसलिए इन तीनों का सम ये फिगर होगा। सो अब हम इसे फिल कर सकते हैं। फॉर बी 2 2, सो दिस विल बी 0, 3 0 1, सो दैट विल बी 2, and D 3 1 1, so this will be 1, and 3 0 3, so this will be 0। अब आप देख सकते हो कि जो टाई वाला सीन आ रहा है तो कितना सम आ रहा है, 2 + 1 3 + 1 4, 4/2, सो नंबर ऑफ मैचेस टाइड क्या होगा, दैट विल बी 2। सो आप देख सकते हो विन जो है वो कितनी बार हुआ है, 5 बार। सो 5 मैचेस में रिजल्ट आए हैं, दैट्स वाई लॉस भी 5 बार हुआ है। सो आउट ऑफ 7 मैचेस 5 मैचेस ऐसे हैं जिसमें रिजल्ट आया है, एक विनर है एक लूजर है, और 2 मैचेस ऐसे हैं जिसमें टाई हुआ है। सो ये फिगर हमने अभी तक यहाँ निकाला। अब सेम लॉजिक जो ये विन और लॉस का लॉजिक था, वही लॉजिक गोल्स फॉर और गोल्स अगेंस्ट का भी होगा। ये जो सम होगा दिस विल बी इक्वल टू दिस सम। क्यों हो रहा है ऐसा, सो चलो हम उस चीज को देखें। तो ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर दो टीम्स के बीच में हॉकी फुटबॉल, ठीक है, कोई भी अगर मैच हो रहा है इस तरह का, तो कोई टीम अगर दूसरे पर जितने गोल्स करती है वो उसके लिए गोल्स फॉर कहलाता है। लेट अस टेक कॉन्क्रीट एग्जांपल, मान लो इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है से हॉकी का। अब इंडिया ने 5 गोल किए और पाकिस्तान ने 3 गोल किए, तो हम बोलेंगे कि ये जो गोल है 5, ये है गोल्स फॉर इंडिया, और यही कहलाएंगे गोल्स अगेंस्ट पाकिस्तान। लाइकवाइज ये जो 3 गोल हैं ये कहलाएंगे फॉर पाकिस्तान, दैट इज गोल्स फॉर पाकिस्तान, और यही कहलाएंगे गोल्स अगेंस्ट इंडिया। सो जो टोटल नंबर ऑफ गोल्स हैं वो पूरे टूर्नामेंट में वो किसी एक कॉलम का सम होगा। ऐसा नहीं कि जो टोटल नंबर ऑफ गोल्स हैं आप दोनों कॉलम का सम ले रहे हो, ऐसा नहीं होगा। अगर हमने गोल्स फॉर किया है तो 7 + 4 दैट इज 11 2 13, 13 and 4 17, तो टोटल टूर्नामेंट में 17 ही गोल होंगे, और ये भी 17 ही होगा, क्योंकि 7 गोल्स जो हैं ए ने अगर किए हैं तो ये इन्हीं में कहीं फीचर करेगा गोल्स अगेंस्ट, जिसके भी अगेंस्ट वो कर रहा होगा, तो ये 7 इधर आ रहा होगा। सो आपने दोबारा उसको नहीं काउंट करके 7 + 7 34 नहीं बोलना है। टोटल गोल्स जो है टूर्नामेंट में कितने हुए, 17 ही। टोटल मैचेस कितने हुए, 7 ही। सो ये वाला फिगर क्या हो, 4 4 8 and 1 9, 9 and 8 17। सो टेबल जो है वो बहुत ही आसानी से फिल हो गया हमारा। अब हम चलेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर कि किसने किस पर कितने गोल्स किए। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। बट उससे पहले हमें यह डिसाइड करना होगा कि किसने किसके साथ खेला, क्योंकि यहां ऐसा तो है नहीं कि सबने सबके साथ खेला। ऑल्दो ये हमें दिया हुआ है कि हर एक टीम इज टू प्ले, खेलना है सबको, ईच ऑफ द अदर्स वंस, एक एक बार सबके साथ खेलना है। तो ए को एक्चुअली 4 मैच खेलने हैं, एक बी के साथ, एक सी के साथ, एक डी के साथ, एक ई के साथ, बट ए ने 3 ही मैच खेले हैं अभी जब का ये इंफॉर्मेशन है। दैट मीन्स ए ने इनमें से किसी एक के साथ अभी नहीं खेला है, बी ने तो इनमें से किसी 2 के साथ ही खेला है, 2 के साथ नहीं खेला है। सो हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि किसने किसके साथ खेला, और फिर हम डिसाइड करेंगे कि किसने जब किसी के साथ खेला तो उसमें कितने गोल्स किए। सो एक एक स्टेप करके हम बढ़ें। सो हमने ये टेबल फिल करना सीख लिया, इसके ये प्रॉपर्टीज़ को हमने सीख लिया, ये यूनिवर्सल है, जो भी हम सीख रहे हैं दैट इज एप्लीकेबल टू ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दीज टाइप्स। ठीक है, सारे क्वेश्चन में एप्लीकेबल, से एक ही क्वेश्चन से आप सारी थ्योरी सीख सकते हो। ओके, सो अब चलो किसने किसके साथ खेला पहले हम ये डिसाइड करें। तो उसके लिए आसान तरीका क्या है, हमें कोई बहुत ही लंबा चौड़ा टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमने जस्ट जो है 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देना है। किसे, तो मैचेस को, है भी 2 कैटेगरी। कुछ मैचेस ऐसे हैं जो टाई हुए हैं
और कुछ मैचेस ऐसे हैं जिनमें हमें रिजल्ट आया है, मतलब विनर और लूजर डिसाइड हुआ है। सो चलो हम दो कैटेगरी में कर दें मैचेस को। ऐसे मैचेस जो टाइड हैं, तो ऐसे कितने मैचेस हैं? 2। तो ऐसे मैंने 2 जगह बनाए दोनों टीम्स के नाम लिखने के लिए। और फिर ऐसे मैचेस जिनमें हमें रिजल्ट आया है, वी गॉट रिजल्ट, तो रिजल्ट वाले मैचेस को भी मैं एक खास फॉर्मेट में लिखूंगा, और वो ये है कि मैं लेफ्ट साइड में विनर का नाम लिखूंगा और राइट साइड में मैं लूज़र का नाम लिखूंगा, इस तरह से। सो कितने ऐसे मैचेस हैं? तो पहले हम ये प्लान कर लें, तो 5 मैचेस हैं, 1 2 3 4 एंड 5। सो हमने 5 प्लेसेस बना दिए। ओके, अब हम पहले टाई वाले पर आए। तो टाई वाले के लिए हमने टाई वाले कॉलम को लिया। यहाँ हम देख रहे हैं ए ने 1 टाई किया है, सी ने 2 टाई किया है और डी ने 1 टाई किया है। टोटल टाइड मैचेस होंगे कितने? 2। दिस सम डिवाइडेड बाय 2। अब वो टाइड मैचेस किसके किसके हो सकते हैं? सो लेट अस मेक केसेस। ए ने अगर डी के साथ टाई कर लिया तो दैट मीन्स सी क्या अपने आप से टाई करेगा? सी तो 2 टाई कर रहा है, तो वो अपने आप से तो खेलेगा नहीं। सो दैट इंडिकेट्स, ये सारी रीजनिंग हमें करनी होती है, और ये अगर जैसे ही आपको करने आ जाएगा बहुत स्विफ्टली आप सॉल्व करना सीख लोगे। सो ए और डी का टाई नहीं हुआ है, एक्चुअली ए और सी का एक टाई हुआ है, और एक टाई जो है वो डी और सी का हुआ है। सो इस तरह से क्या होगा? सी के 2 टाई हो गए, ए और डी के 1-1 टाई हो गए, और ये 2 मैच टाई हो गए। सो इस कॉलम का हमने इस्तेमाल कर लिया। लाइकवाइज अब हम विनर और लूजर डिसाइड करें, तो यहाँ किसने किसके साथ खेला ये डिसाइड करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप किसी एक कॉलम को चूज करो। आप विनर वाले कॉलम को भी चूज कर सकते हो, आप लूजर वाले कॉलम को भी चूज कर, लॉस्ट को भी चूज कर सकते हो, वॉन को भी चूज कर सकते हो, किसी एक को चूज करो। चलो अगर हमने लॉस्ट वाले को लिया, सो सी अपना 1 मैच हार गया, डी अपना 1 मैच हार गया, ई अपना 3 मैच हार गया। सो टोटल 5 मैचेस जिसमें एक बार सी लूजर है, एक बार डी लूजर है और 3 बार ई लूजर है। लूजर को हम किस साइड लिख रहे हैं? इस साइड। और कितने मैचेस हैं? 5 जिसमें रिजल्ट आया। तो हम इस फिगर को ऐसे लिख दें, सी, एक बार सी हार गया। अब किससे हारा हम उस पर बाद में आएंगे। एक बार डी हारा, इस फिगर को लिखा हमने, फिर इस फिगर को लिखा, फिर इस फिगर को लिखे। ई जो है वो 3 मैचेस अपने हारा है। सो ये हमने लिख दिया। सो राइट साइड डिसाइडेड। उसी तरह से हम लेफ्ट साइड को भी पहले डिसाइड कर सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब चलो हम जो लेफ्ट साइड है विनर वाला, उसे हम डिसाइड करें। तो उसके लिए क्या है? सो आप वॉन वाला कॉलम लो। हम देख रहे हैं ए अपने 2 मैचेस जीता है, बी भी अपने 2 मैचेस जीता है और डी अपना 1 मैच जीता है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ई अपने 3 मैच हारा है। इसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, यहीं से शुरू करें हम। ई अपने 3 मैच हारा है, तो 3 मैचेस वो 3 अलग अलग लोगों से हारेगा। ऐसा नहीं होगा कि ए 2 मैच जीता है तो हम ए को यहाँ 2 बार लिख दें। ए अगर आएगा भी तो 1 ही बार आएगा ई के साथ खेलता हुआ। तो हम देख पा रहे हैं कि विनर तो 3 ही लोग हैं, ए, बी और डी। भले ही ए 2 बार विनर है, बट विनर टीम्स कितने हैं? तो 3 ही, ए, बी और डी। और ई जो है 3 बार हार रहा है, तो वो किसी बंदे से 2-2 बार तो हारेगा नहीं। दैट मीन्स वो 1 बार ए से हारेगा, 1 बार वो बी से हारेगा और 1 बार वो डी से हारेगा। सो ये चीज यहां से डिसाइड हुआ, इस 3 से। अब चलो ए के कितने विन हैं? तो 2 विन हैं। 1 विन तो उसका ई के साथ हो गया, 1 विन उसका सी या डी के साथ होगा। बट हमें पता है कि हर एक के साथ एक ही बार खेलेगा। तो ए ने जो 3 मैचेस खेले हैं, उन 3 मैचेस में से सी के साथ तो ऑलरेडी वो खेल चुका है, टाई हो चुका है, और यहां वो ई को हरा रहा है, तो यहां वो दोबारा सी के साथ नहीं खेलेगा। ठीक है, ये लॉजिक आपने जो है एक एक करके डिकोड करना होता है। सो ए यहाँ सी के साथ खेल नहीं सकता है, ऑलरेडी वो सी के साथ टाई कर चुका है और पूरे टूर्नामेंट में एक ही बार खेलेगा। दैट मीन्स यहाँ ए डी के साथ खेलेगा, और ये मैच फिर कौन खेलेगा? तो किसके 2 विन हैं? बी के। सो बी का 1 विन यहाँ है, तो 1 विन यहाँ होगा।
सो ये हमने डिसाइड कर लिया कि किसने किसके साथ खेला। अब हमने डिसाइड करना है कि किसने कितने गोल्स किस पर किए। सो उस वाले पार्ट पर हम आए, दैट इज द फाइनल थिंग, और उसके बाद हम डायरेक्ट फिर क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ आप देखें कि गोल्स के लिए आपने फोकस्ड रहना है। लेट मी यूज सम अदर कलर, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो हैं वो नज़दीक हो गई हैं, तो सेम कलर से हो सकता है दिक्कत हो। ओके, सो हम कहाँ से शुरू करेंगे? तो यहाँ भी हम मैथ्स का यूज़ कर सकते हैं। लेट अस से someone has put x goal और someone has scored x goals over some other, और वहाँ से फिर हम इक्वेशन बना सकते हैं। इक्वेशन एक्चुअली आएगा कहाँ? तो इक्वेशन टाई वाले सीन में आएगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू साइन आएगा। ए ने जितने गोल किए हैं उतने ही सी ने। तो अगर हम कहीं एक जगह से वेरिएबल लेकर के शुरू करें, मान लो यहाँ से हमने शुरू किया ए ने सी पर एक्स गोल किए, बट हम सी ने ए पर एक्स गोल किए ये ना लिखें, हम सी वाला जो है फिर फिगर कहीं और से निकाल के लाएं, एक्स के ही टर्म में कुछ और एक्सप्रेशन, तब हम इन दोनों को इक्वल करेंगे तो एक इक्वेशन एक्स में आएगा और वहाँ से हमें फिर वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन दैट इज़ क्वाइट लेंदी थिंग, वो सही तरीका नहीं है। सही तरीका है केस वर्क, ठीक है। मैथ्स को हम अवॉइड करें, हम केस वर्क पर जाएं। अब केस वर्क में हम कैसे जा सकते हैं? तो वहाँ हम लॉजिक का यूज़ करें। मान लो अगर हमने ये फिगर लिया कि ए ने 7 गोल्स किए हैं टोटल, सो ए ने 7 गोल्स 3 मैचेस में किए हैं, तो मल्टीपल केसेस बन सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ पर ए ने 3 गोल किए हों, यहाँ पर ए ने 2 गोल किए हों, यहाँ पर ए ने 2 गोल किए हों तो 7 आ रहा हो सकता है यहाँ 2 किया हो, यहाँ 1 किया हो, यहाँ कुछ और किया हो। सो मल्टीपल केसेस आ रहे हैं। अगर आप बड़े फिगर से शुरू करोगे तो क्या उपाय है उसका? ऑलवेज स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट फिगर। किस फिगर की मैं बात कर रहा हूँ? तो अब हम गोल्स को डिसाइड कर रहे हैं, तो आपने पूरे टेबल को, सारी चीज़ों को छोड़ देना है। आपने सिर्फ गोल्स फॉर और गोल्स अगेंस्ट, इन्हीं 2 चीज़ों को देखना है, नथिंग एल्स। गोल्स फॉर, गोल्स अगेंस्ट, केवल इन्हीं दोनों पर आपने फोकस्ड रहना है। शुरुआत कहाँ से करनी है? आपने स्मॉलेस्ट जो फिगर है वहाँ से शुरू करनी है, दोनों कॉलम में से किसी कॉलम में। मुझे सबसे छोटा फिगर दिख रहा है 0। ये 0 है क्या? तो ए के अगेंस्ट कितने गोल हुए हैं? तो ए के अगेंस्ट अगर 0 गोल हुए हैं तो यहाँ कोई केस वर्क हमें नहीं करना पड़ेगा। ए के अगेंस्ट सी भी 0 गोल करेगा। गोल किसने कितने किए मैं उसके ऊपर लिख रहा हूँ। और ए के अगेंस्ट ए और डी के मैच में डी भी 0 गोल करेगा और ए के अगेंस्ट ई भी 0 गोल करेगा। ये फ़ायदा होता है स्मॉलेस्ट फिगर से शुरू करने पर कि हम डायरेक्ट वैल्यू ही लिख लेते हैं, किसी तरह का कोई जो है वो मैथ्स वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और केस वर्क में भी एक ही केस आ रहा है। अब नेक्स्ट स्मॉलेस्ट फिगर, तो देखो ये भी है जैसे 0, ये भी स्मॉलेस्ट फिगर है। दोनों कॉलम को हमने लेना है, स्मॉलेस्ट फिगर से शुरू करना है। तो ई ने टोटल गोल किए कितने हैं? 0। अब ये ई के किए हुए गोल हैं, तो इसलिए हम इसे यहाँ लिखेंगे, ई ने 0, यहाँ भी ई ने 0, ठीक है। ई का तो डिसाइड हो गया, ठीक है, ओके। अब हम चलें नेक्स्ट जो स्मॉलेस्ट फिगर है पूरे टेबल में गोल्स फॉर और गोल्स अगेंस्ट में, दैट इज दिस 1। ये 1 है क्या? तो बी के अगेंस्ट गोल हुए कितने हैं? 1। अब बी के अगेंस्ट अगर एक ही गोल हुआ है तो यहाँ ई ने तो कोई गोल किया नहीं है बी पर, ई ने कोई गोल नहीं किया है बी पर, तो वो एक गोल, ये 1 गोल कौन करेगा बी पर? तो बी का सी के साथ मैच हुआ है, तो इसी में सी ने बी पर एक गोल किया होगा। ये हमने लिख दिया 1। नेक्स्ट स्मॉलेस्ट फिगर हम देखें, दैट इज 2। अब ये 2 क्या बता रहा है? ये बता रहा है सी ने टोटल गोल किए कितने हैं। तो सी ने 3 मैचेस में 2 ही गोल किए हैं। अब सी ने, हमें अब तक पता चल गया सी ने यहाँ 1 गोल किया है और यहाँ 0, टोटल गोल किए कितने हैं? 2। दैट मीन्स बचा हुआ 1 गोल सी यहाँ करेगा, किस पर? डी पर। अब ये एक ड्रॉ का सीन है, ये एक टाई का सीन है। दैट मीन्स डी भी कितना करेगा? 1 गोल। और लाइकवाइज ये भी ड्रॉ था, ये मैं लिखना भूल गया। सी ने अगर 0 किया था तो ए ने भी 0 ही किया था, ये हमने लिख दिया। अब देखें हम कुछ चीज़ें सेप पकड़ने लगी। अब हम देखें नेक्स्ट फिगर हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट फिगर जो छोटा हमें दिख रहा है वो सब अब 4 ही है।
तो हम किसी जगह से शुरू करें जिसके बारे में हमें अभी तक ज़्यादा जानकारी मिल गई है, हम वहाँ से शुरू करें। सो हम नेक्स्ट फिगर मान लो हमने लिया कि भाई डी ने टोटल जो है वो गोल किए कितने हैं 4, इस फिगर को हमने लिया। सो डी ने टोटल गोल किए कितने हैं 4। तो डी के गोल हमें कहाँ कहाँ नज़र आ रहे हैं, तो आप देख सकते हो डी ने यहाँ पर अभी 1 गोल किया है, डी ने यहाँ 0 किया है। सो बचे डी के कितने गोल 1 + 0 दैट इज 1, और टोटल गोल कितने हैं डी के 4। तो 3 गोल जो बचे हैं वो डी किस पर करेगा ई पर, क्योंकि यही एक मैच बचा है, डी ने 3 ही मैच खेले थे। सो ये हो गया फिगर। अब उसी तरह से आप इसके अगेंस्ट भी देख लो, वहां से भी कुछ जानकारी निकल के आएगी। तो डी के अगेंस्ट गोल हुए कितने हैं 4। अब डी के अगेंस्ट अगर 4 हुए हैं तो सी ने 1 गोल किया है डी के अगेंस्ट, और हम देख पा रहे हैं एक तो सी ने किया है, ए का तो अभी हमें पता नहीं, और ई ने कितने किए हैं 0। सो सी ने 1 और ई ने 0, तो 1 ही गोल हुआ है अभी तक डी के अगेंस्ट। तो बचे हुए गोल 3 गोल कौन करेगा ए। सो ये फिगर हमने लिख दिया। अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि ए ने टोटल 3 मैचेस में कितने गोल किए हैं 7। अब इन 7 गोल में से ए ने यहाँ 0 किए हैं, यहाँ 3 किया है, तो बचे कितने 4, तो 4 गोल वो यहाँ करेगा। सो ये फिगर हम लिख दिए। अब उसी तरह से चलो बी ने टोटल गोल किए कितने हैं 4। सो हम देख पा रहे हैं कि बी ने टोटल गोल किए हैं 4। बी ने अभी तक कितने गोल किए हैं, तो ये 2 जगह हमें खाली दिख रहा है, तो इस 4 को हम अभी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। बेटर है हम चलो इस 4 का इस्तेमाल करें अगर, ठीक है। सी के अगेंस्ट गोल हुए कितने हैं 4, तो सी के अगेंस्ट यहाँ 1 गोल दिख रहा है, यहाँ 0, तो इसका मतलब 3 गोल बचे हुए कौन करेगा बी करेगा। सो यहाँ क्या हो गया 3। अब हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस फिगर का, ठीक है, सॉरी इस फिगर का। बी ने टोटल गोल किए कितने हैं 4, तो यहाँ 3 किया है, 2 ही मैच खेला है, तो यहाँ कितना किया होगा 1। सो ये पूरा का पूरा सॉल्व हो गया। अब यहाँ एक चीज़ को देखो, हमने ये 0 का भी इस्तेमाल कर लिया था, मैंने उसे अंडरलाइन नहीं किया, बट हमने उस 0 का इस्तेमाल किया था ए के अगेंस्ट। हमने कौन से फिगर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया, तो हमने इस फिगर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया, ठीक है, दिस वॉज नॉट यूज्ड। अगर ये इस्तेमाल हमने नहीं किया है तो हम इसको एज अ चेक फिगर यूज कर सकते हैं कि क्या हम सारा कैलकुलेशन सही कर रहे थे, ये पता करने में हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या वो बता रहा है कि ई के अगेंस्ट गोल हुए कितने हैं 8। चलो हम काउंट करें, क्या ई ने ये 3 मैचेस खेले हैं, क्या ई के अगेंस्ट 8 हो रहे हैं 4, 1 एंड 3, दैट इज 8। दैट मीन्स हमारा सारा कैलकुलेशन सही है। वो एज अ चेक फिगर आप इस्तेमाल कर सकते हो, सारे पॉइंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है सारे फिगर्स की, ठीक है, क्योंकि ये जो फिगर्स हैं कोई अगर कर रहा है तो वो किसी दूसरे पर काउंट हो रहा है, इस कारण से सारे फिगर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक फिगर लास्ट में जो बचा आप उसे चेक फिगर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो। सो दैट वी हैव गॉट। अब लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन। सो व्हाट इज द नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय टीम बी अगेंस्ट टीम डी। तो टीम बी ने टीम डी पर कितने गोल किए, बी 2 ही मैच खेल रहा है, एक सी के साथ और एक ई के साथ। दैट मीन्स बी और डी का तो मैच ही नहीं हुआ है। अगर बी और डी का मैच नहीं हुआ है सो दे हैव नॉट प्लेड विथ ईच अदर, दैट थिंग। लेट अस डू द सेकंड क्वेश्चन। व्हाट इज द नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय टीम डी अगेंस्ट ई। तो टीम डी ने ई के अगेंस्ट कितना गोल किया है, तो डी ने ई के अगेंस्ट कितने गोल किए हैं, द लास्ट वन 3। सो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय टीम बी अगेंस्ट टीम सी। तो बी ने सी के अगेंस्ट कितने किए हैं, तो बी ने सी के अगेंस्ट कितने किए हैं, द फर्स्ट मैच हियर दैट इज 3। एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय टीम ए अगेंस्ट टीम ई। ए ने ई के अगेंस्ट कितने किए हैं, सो दिस वन, ए ने ई के अगेंस्ट कितने किए हैं 4।
सो दिस वन। सो आप ये देख पा रहे हो कि एक बार अगर पूरा सॉल्व हो गया हमारा, दैट विल टेक सम टाइम, बट अगर आप स्विफ्ट रीजनिंग कर पा रहे हो, प्रैक्टिस अगर आपकी अच्छी है, तो उसके बाद सारे क्वेश्चन जो हैं वो विद इन 40 सेकेंड्स 50 सेकेंड्स जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। जो भी टाइम लगेगा वो ये सारा डिड्यूस करने में। इसको डिड्यूस करने का तरीका क्या, तो सारी थ्योरी जो है वो इसी एक क्वेश्चन के थ्रू मैंने समझा दी, बट किसमें, विदाउट पॉइंट्स में। ठीक है, विथ पॉइंट्स रहेगा तो उसमें फर्दर रीजनिंग होगी, वो सबसे डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन होगा। मतलब उसकी डिफिकल्टी आप बोल सकते हो कि वेरी इजी, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट, दैट विल बी ओनली डिफिकल्ट एंड वेरी डिफिकल्ट टाइप। इसे हम बोल सकते हैं दिस वाज मॉडरेट, दिस वाज नॉट वेरी इजी और इजी, दिस वाज मॉडरेट। बट अगर पॉइंट्स के साथ आ रहा है, चीज़ें मिसिंग हैं, तो दैट विल बी काउंटेड एज अ डिफिकल्ट सेट, और इन सम केसेस वेरी डिफिकल्ट, जो हम आगे चल करके करेंगे इस सीरीज़ में। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ओके, सो आई होप आप लोगों ने इस वाले को बहुत ही अच्छे से सीख लिया। साथ ही साथ मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। ये हमने सुपर 100 डेडिकेटेड बैच जो है, जो रीटेकर्स हैं ख़ास तौर पर, उनके लिए ये लॉन्च किया है, या जो अपने आप को कंसीडर करते हैं नॉट रीटेकर्स, अगर फर्स्ट टाइमर भी हैं बट दे आर गुड स्कोरर, ठीक है, उनके लिए ये हमने नया एक बैच लॉन्च किया है। ठीक है, जिसमें हम टिल 15 जून 20% का डिस्काउंट भी दे रहे हैं, और इसमें भी जो है वो 1-to-1 मेंटरशिप वगैरह वो सारी चीज़ें जो है आप अवेल कर सकते हो। ठीक है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो हैं वो अच्छे रिजल्ट्स जो हैं इस तरह के बैचेस से आते हैं। ये हमने देखा हुआ है पास्ट में, और उसको लेकर के रिपीटर्स या जो अदर कोचिंग स्टूडेंट्स हैं, अदर कोचिंग के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए है ये। इनमें थोड़ी सी जो है चीज़ों को हम सारी चीज़ें कवर करेंगे, बट जो डिफ़िकल्टी होगी उसको हम रेज करके रखते हैं। ये हमारा रहता है कि भाई आपको बहुत ही अच्छे लेवल पर प्रिपरेशन कराया जाए। सो आप इसे अवेल कर सकते हो। अब हम चलें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये मिसलेनियस वाले में से हम ले रहे हैं। नॉकआउट टूर्नामेंट जो है वो मैं किसी और सेशन में उसको कवर करूंगा स्क्रैच से, एकदम से। जैसे आज हमने राउंड रॉबिन जो विदाउट पॉइंट्स वाला था उसको हमने पूरा कवर किया, विथ पॉइंट्स वाले को हम फिर अलग से करेंगे। विथ पॉइंट्स वाले के लिए एक डेडिकेटेड सेशन होगा, लेकिन नॉकआउट टूर्नामेंट को हम स्क्रैच से फिर से करेंगे, उसकी पूरी थ्योरी किसी अगले सेशन में। आज जो हम ले रहे हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कैट का एक्चुअल क्वेश्चन है, बट वो मिसलेनियस कैटेगरी का है। ठीक है, या आप उसे गेम ऑफ स्ट्रेटेजी भी बोल सकते हो। चेस पर एक क्वेश्चन आया था, लेट मी शो यू द क्वेश्चन फर्स्ट। सो ये कैट 2017 स्लॉट 2 का क्वेश्चन है। कैट 2017 वो 3 आवर का पेपर था, जिसमें 1 आवर जो है वो LRDI का था। तो उसमें से 4 क्वेश्चन का ये सेट था, और ये रिलेटिवली आउट ऑन द स्केल ऑफ 1 to 5 आप इसे 2 बोल सकते हो। मतलब वेरी इजी, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। सो दिस वाज एन ईजी क्वेश्चन। ओके, नॉट ऑल द 4 क्वेश्चंस आर इजी। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हो सकते हैं ट्रिकी हो, बट मोर और लेस ईजियर साइड पर था। मतलब ये आपने करना ही करना था। जो भी बच्चे उस ईयर में अच्छा स्कोर किए वो इस क्वेश्चन को बाईपास करके स्कोर कर गए हों, ये पॉसिबल नहीं था। ओके, सो चलिए हम देखें क्या हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इन एन 8x8 चेस बोर्ड, एक्चुअली चेस बोर्ड 8x8 का ही होता है, और उसमें जो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स होते हैं, अगर आपसे काउंट करने को बोला जाए, दैट इज़ नॉट 64 तो छोटे वाले स्क्वायर्स होते हैं। अगर हर एक साइज़ के स्क्वायर्स को काउंट करें, दैट इज़ 204। और इस पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट दैट इज़ अनदर थिंग, वो मैथ्स में पूछे जाते हैं। हियर in an 8x8 chessboard, a queen placed anywhere can attack another piece if the piece is present in the same row or in the same column or in any diagonal position in any possible 4 directions, provided there is no other piece in between in the path from the queen to that piece. So actually जो लोग चेस से फेमिलियर हैं, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, चेस यहीं की चीज़ है, ओरिजिन इसका, तो इस कारण से चेस जो है वो, और इंडियंस जो हैं वो बहुत अच्छा करते भी हैं चेस में।
ठीक है, सब लोगों का एक फेवरेट पास टाइम एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में तो ज़रूर हुआ करता है, बहुत लोगों का बहुत लेट तक होता है। अगर आपको चेस के बारे में जानकारी है ये सारी चीज़, तो वो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज होता है। बट आप हमेशा ध्यान में रखो, कैट में जब भी आपसे किसी भी गेम को लेकर के क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन सेटर ये उम्मीद करके नहीं चलता है कि आप उस गेम के मास्टर हो। जो भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नेसेसरी है वो सारा का सारा दिया हुआ रहता है। जैसे यहाँ हमें पता है क्वीन का क्या मूव होता है, क्वीन कैसे जो है वो अटैक कर सकती है किस सिचुएशन में, बट क्वेश्चन सेटर ये अस्यूम करके नहीं चलता है कि आपको पता हो, वो सारी बातों को लिखेगा, बताएगा। बट अगर आपको पहले से पता है तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। ओके, आप ज़्यादा जो है आसानी से सॉल्व कर पाओगे फिर। बट हाँ, इसका एक आपने ध्यान में रखना है कि आपने जो है ना वो किसी तरह का प्री कंसीव्ड नोशन आपका नहीं होना चाहिए। जितना इन्फॉर्मेशन है आपने उसी का इस्तेमाल करना है, कुछ आपने दिमाग में पहले से कुछ भी बैठा करके नहीं रखना है। सो हमें यहाँ दिया हुआ है कि 8x8 का चेस बोर्ड है जिसमें क्वीन को कहीं भी अगर आपने रखा तो वो किसी भी पीस पर अटैक कर सकती है। कंडीशन ये है कि पीस जो है, दूसरा पीस जिस पर क्वीन अटैक कर रही है वो सेम रो में होना चाहिए, या तो सेम कॉलम में होना चाहिए, या सेम डायगोनल पोजीशन चारों डायरेक्शन में किसी भी डायरेक्शन में होना चाहिए। साथ ही कोई दूसरा पीस उन दोनों के बीच में, क्वीन और जिस पीस पर क्वीन अटैक कर रही है उनके बीच में कोई दूसरा पीस नहीं होना चाहिए। मतलब क्वीन जंप करके अटैक नहीं कर सकती है। जंप करके भी एक पीस होता है चेस में जो अटैक कर सकता है, एंड दैट इज नाइट, जो 2.5 प्लेसेस चलता है तो वो जंप कर सकता है। बट बाकी कोई भी पीस के लिए जो है वो जंप करने वाला सीन नहीं है। तो इस कारण से क्वीन के लिए भी नहीं है। क्वीन वर्टिकली जा सकती है, हॉरिजेंटली जा सकती है, ठीक है, दोनों डायरेक्शन में, इधर भी जा सकती है हॉरिजेंटली, इधर भी, अप भी जा सकती है, डाउन भी जा सकती है, और डायगोनली जो है वो चारों डायरेक्शन में, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है। सो ये क्वीन के जो है वो डायरेक्शंस हैं। अब कॉलम्स आर लेबल्ड A to H। अब ये चेसबोर्ड का हमें स्ट्रक्चर जो है वो डिफाइन किया हुआ है कि कॉलम्स को जो है, वर्टिकल्स को हम कॉलम बोलते हैं, कॉलम्स को A to H लेफ्ट से राइट जो है वो लेबलिंग की गई है, और रोज जो है वो 1 to 8 लेबलिंग की गई है, बॉटम से लेकिन टॉप की तरफ। अब किसी पीस का जो पोजीशन है वो कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम एंड रो से बताया जाता है, और ये एग्जाम्पल से आपको क्लियर किया गया हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल C5 अगर बोला जाए तो इसका मतलब दैट पीस जो है वो सीथ कॉलम में है और 5th रो में। सो सीथ कॉलम और 5th रो के इंटरसेक्शन पर C5 है जहां वो पीस सिचुएटेड है। सो दैट इज द कॉमन इंफॉर्मेशन फॉर ऑल द 4 क्वेश्चन। अब उसमें से एक क्वेश्चन यहां दिया हुआ है। क्वेश्चन है कि इफ द क्वीन इज एट C5 और बाकी पीसेस जो हैं वो C2, G1, G3, G5 और A3 पर हैं, तो हाउ मेनी आर अंडर अटैक बाय द क्वीन। कितने जो हैं इन पीसेस में से क्वीन अटैक कर सकती है, ठीक है। देयर आर नो अदर पीसेस ऑन द बोर्ड। बाकी कोई पीस जो है वो बोर्ड पर नहीं है, ओके बाकी कोई पीस बोर्ड पर नहीं है, ये हमें दिया हुआ है। सो दैट इज द इंफॉर्मेशन। अब देखो, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आप किसी भी तरह का, ऑल्दो दिस इज एन इजी क्वेश्चन बट ये कैट का क्वेश्चन है, इसमें हिडन जो है वो थिंग्स हो सकते हैं, हिडन ट्रैप्स हो सकते हैं जिससे आप कुछ और समझ रहे हो, आंसर पता चले आपका गलत हो जाए। सो हमने किसी तरह का रिस्क नहीं लेना होता है। कैट में क्वेश्चन सॉल्विंग इंपॉर्टेंट है, कम देर में करना, दैट यू गेट इन सेकेंडरी स्टेज। फर्स्ट स्टेज LRDI के क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होने लगे सही, तो उसके लिए जो भी टाइम चाहिए आपको वो टाइम देना है, जो भी आपने स्टेप्स करने हैं वो आपको स्टेप करने चाहिए। सारी चीज़ों को हेड में सॉल्व करने की हम कोशिश नहीं करेंगे। सो सबसे आइडियल होगा कि फर्स्ट वी शुड ड्रॉ इट, ठीक है। हमें चेस बोर्ड ड्रॉ करना होगा और उसमें जिस तरह से हमें लेबलिंग करने को बोला है कॉलम्स का और रोज का, वो हमें करना होगा। सो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में देखें इसे। सो सेम क्वेश्चन मैंने इस ढंग से इसकी लेबलिंग कर रखी है, ओके। सो
अब आप देख सकते हो यहाँ कि लेवलिंग लेफ्ट टू राइट ABCD EFGH ये 8 कॉलम्स का जो है लेवलिंग किया हुआ है, और बॉटम टू टॉप ये 8 जो रोज हैं उनकी लेवलिंग की गई है। नाउ क्वेश्चन इज इफ द क्वीन इज एट पोजीशन C5, सो C5 यहाँ पर क्वीन है और हमें बोला जा रहा है एंड द अदर पीसेस एट पोजीशन C2, सो एक पीस C2 पर है, G1, ओके, देन G3, ओके, देन G5 एंड A3, एक पीस यहाँ है। सो हमें बोला जा रहा है कि देयर आर नो अदर पीसेज ऑन द बोर्ड, कोई और पीस बोर्ड पर नहीं है, तो हाउ मेनी ऑफ देम आर अंडर अटैक बाय द क्वीन, क्वीन कितने पर अटैक कर सकती है। नाउ दिस इज एन इजी क्वेश्चन, ठीक है, ये एक आसान क्वेश्चन है रिलेटिवली। सो क्वीन इस पर अटैक कर सकती है, क्वीन इस पर अटैक कर सकती है, सेम कॉलम में है, सेम रो में है, दैट्स वाई क्वीन इस पर अटैक कर सकती है, और क्वीन सेम डायगोनल में है तो इस पर अटैक कर सकती है, क्वीन इस पर अटैक नहीं कर पाएगी। सो कितने पीसेज अंडर अटैक हैं, सो दैट इज 4, सो दैट्स इट, ऑप्शन सी। सो ये इतना इजी क्वेश्चन था, बट हमने सही सॉल्व करने के लिए प्रॉपर इसे ड्रॉ करना है। सो आपने हमेशा ध्यान रखना है, अब कोई स्टूडेंट अगर ये बोले कि भाई ये तो चेस का क्वेश्चन है और मुझे तो इस तरह के क्वेश्चंस में सॉल्व ही नहीं कर पाऊंगा, तो और एग्जामिनेशन में वो इसे स्किप कर जाए, तो फिर उसके जो है अच्छे मार्क्स आने के, अच्छा परसेंटाइल आने के चांसेस बहुत ही कम है। फिर तो आपने डेफिनेटली पढ़ना है, फिर डिसाइड करना है। ये एक्चुअल क्वेश्चन पेपर का पार्ट है, ये स्लॉट 2। ओके, अब हम चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो उसी का पार्ट है ये, तो ऑलरेडी हम जान रहे हैं कि क्या हमें कंडीशन दिया हुआ था। अगर आप देखना चाहो आप फिर से उस कंडीशन को, जिस पार्ट को, तो ये वाला जो पार्ट है ये हर एक क्वेश्चन का हिस्सा होगा। क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा था, ठीक है, और ये इसका जो PDF है ये मैं कोशिश करूँगा कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँ और आप उसको डाउनलोड कर पाओ और उसे अपने फ्री टाइम में भी जो है खुद से सॉल्व करो। जहाँ आपको दिक्कत आए आप इसमें, फिर मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी उसमें डाल करके रखूँगा, ये मेरी कोशिश होगी। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। सो हमें अब बोला जा रहा है इफ द अदर पीसेज आर ओनली एट पोजीशन A1, A3, B4, D7, H7 एंड H8, then which of the following positions of the queen results in the maximum number of pieces being under attack। so जो pieces हैं वो हैं A1 पर, एक पीस यहाँ है, A3 पर एंड B4 पर एंड D7 पर एंड H7 पर एंड H8 पर। सो सारे पीसेस इन जगहों पर हैं, ये 6 पीसेस। तो पूछा जा रहा है कि हम कहाँ रखें क्वीन को जिससे मैक्सिमम पीसेस अंडर अटैक हो जाएं। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका सही तरीका वो ड्रॉ करना और फिर 1 by 1 ऑप्शंस के थ्रू जाना, यही है। किसी तरह का मैथ्स वगैरह वो आप इसमें नहीं लगा सकते, यू हैव टू गो 1 by 1 थ्रू द ऑप्शन। सो अगर हमने क्वीन को, चलो हम दूसरे कलर से ले लें, क्वीन इज एट F8, लेट अस सी क्वीन इज एट F8, हियर इज क्वीन। सो कितने पीसेस अंडर अटैक होंगे, तो आप देखो एक तो ये पीस अंडर अटैक होगा और एक ये पीस अंडर अटैक होगा। इस पीस को आप अंडर अटैक नहीं ले सकते हो, क्यों? क्योंकि अगर ये पीस पर क्वीन अटैक करेगा तो वो इसे जंप करके करेगा और जंप करके अटैक नहीं कर सकता है क्वीन। सो बाकी कोई भी पीस अंडर अटैक नहीं है, केवल यही 2 पीसेस अंडर अटैक हैं। सो हाउ मेनी? 2 इस सिचुएशन में। अब हम चलें नेक्स्ट ऑप्शन को हम करें। सो नेक्स्ट ऑप्शन में क्वीन जो है वो है A7 पर, A7 यहाँ है क्वीन। अब कितने पीसेस अंडर अटैक हैं, तो एक तो ये है अंडर अटैक और एक है ये अंडर अटैक।
इसे आप अंडर अटैक नहीं कर सकते हो, जंप करना पड़ेगा इस पीस को। इसे आप अंडर अटैक नहीं बोल सकते हो, इसे जंप करना पड़ेगा। सो यहाँ भी दो ही पीसेज अंडर अटैक हैं। सो अगर दो मैचिंग हो गया दैट मीन्स ये आंसर नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेज अंडर अटैक वो पोजीशन आइडेंटिफाई करना है। अब ये दोनों तो सेम है, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होंगे, कोई एक ही होगा जो सबसे ज़्यादा होगा। चलिए हम नेक्स्ट ऑप्शन को लें। सो नेक्स्ट ऑप्शन है C1। C1 सो हियर इज क्वीन। तो कौन से अंडर अटैक हैं? तो एक तो ये है अंडर अटैक डायगोनली, एक ये है अंडर अटैक, ठीक है, हॉरिजेंटली ये नहीं जा पा रहा है, इधर कोई भी नहीं। सो इसका मतलब इससे भी दो ही अंडर अटैक हैं। सो इस स्टेज में हम बोल सकते हैं ये भी आंसर नहीं होगा। तो अब जो बच गया वही डेफिनेटली आंसर होगा। तो आंसर विल बी D3। सो जो आंसर है उसके लिए हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक्चुअल कैट में हम उसे इस ढंग से आंसर करके आगे बढ़ जाएंगे, ये भरोसा रखते हुए कि देयर इज़ ओनली वन करेक्ट आंसर। और अगर ये तीनों का वैल्यू सेम आ रहा है तो जो बचा हुआ है वही मैक्सिमम देगा। बट यहाँ चलो हम उसे वेरीफाई कर लेते हैं। एग्ज़ाम में भले ही नीड ना हो, यहाँ हम वेरीफाई कर लेते हैं। सो D3 पर अगर हम रखें, D3 यहाँ अगर क्वीन को रखें, ठीक है, तो ये अंडर अटैक है और ये अंडर अटैक है और हम देख पा रहे हैं ये भी अंडर अटैक है। सो कितने अंडर अटैक हो गए? 3। इस कंडीशन में 3 अंडर अटैक हैं। तो इस कारण से मैक्सिमम अटैक अंडर अटैक किससे हैं? D3 से। दैट्स वाई ऑप्शन डी। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लें, दिस वन। If the other pieces are only at positions A1, A3, same situation, A1, A3, B4 and D7 and H7 and H8. So यही है। Then from how many positions the queen cannot attack any of the pieces? So कितनी ऐसी जगहें हैं जहां से क्वीन इनमें से किसी को अटैक नहीं कर सकती है? So that will be limited to certain number of pieces, 0, 3, 4, 6 यही ऑप्शन में है। That means वो बहुत ही कम नंबर ऑफ पीसेज होंगे। तो अगेन हमें एक एक करके उन प्लेसेस को खोजना होगा जहां से क्वीन इनमें से किसी भी पीस को अटैक नहीं कर सकती है। अब यहां हम देखें कि अगर क्वीन इस कॉलम में कहीं भी है, 2 प्लेसेस पर तो 1 और 3 प्लेस पर 1 और 3rd रो में तो पीसेस हैं, उसके अलावा भी तो 6 प्लेसेस खाली हैं। इनमें कहीं भी अगर क्वीन होगी तो इन दोनों पीसेस में से कोई ना कोई अंडर अटैक आ जाएगा। दैट मीन्स इन सारी जगहों में से कहीं भी क्वीन नहीं हो सकती है। सो ए कॉलम में कहीं भी क्वीन नहीं होगी। लाइकवाइज बी में एक पीस है तो बी में बाकी कहीं भी अगर हमने क्वीन रखा तो ये वाला पीस अंडर अटैक आ जाएगा क्वीन के। और हमें पता क्या करना है? पोजिशंस द क्वीन कैन नॉट अटैक एनी ऑफ द पीस। दैट मीन्स बी वाले कॉलम में भी क्वीन नहीं होगी। हाँ, अब हम आए सी वाला कॉलम। तो सी वाले कॉलम में हम कहाँ रखें? अगर हमने यहाँ रखा, टॉप से शुरू करें तो ये अंडर अटैक है, यहाँ रखा तो ये अंडर अटैक है, यहाँ अगर हमने रखा तो क्या कोई अंडर अटैक है? यहाँ अगर हमने 6th पोजीशन पर रखा तो ये वाला खुद ही अंडर अटैक है, ऐसे भी तो क्वीन जा सकती है डायगोनली। यहाँ अगर हमने रखा C5 पर तो ये अंडर अटैक है, अगर हमने यहाँ रखा तो ये खुद ही अंडर अटैक है इसी रो में वाली, यहाँ रखा तो ये अंडर अटैक है। यहाँ अगर हमने रखा C3 पर तो हम देख पा रहे हैं कि डायगोनली ये अंडर अटैक है यहाँ रखने पर, और यहाँ रखने पर ये अंडर अटैक। दैट मीन्स C में भी एक भी जगह नहीं है C कॉलम में जो जिससे कोई भी अंडर अटैक ना हो। सो C भी नहीं हुआ। D में तो कोई एक पीस है ही, तो इसका मतलब D वाला तो पूरा पूरा खाली हो गया। अब हम चले E पर। तो E पर अगर हमने E8 पर रखा तो ये अंडर अटैक है, E7 पर रखने पर ये दोनों अंडर अटैक है। अगर हमने E6 पर रखा तो डायगोनली ऐसे जा सकता है। अगर हमने E5 पर रखा तो E5 से हम देख पा रहे हैं कि ये अंडर अटैक है,
कौन, A1 वाला। तो यहाँ भी हम नहीं रख पा रहे हैं, यहाँ भी हम नहीं रख सकते हैं E4 पर, यहाँ भी हम नहीं रख सकते हैं E3 पर, ये अंडर अटैक है। अगर हमने E2 पर रखा तो क्या कोई अंडर अटैक है? ऐसे भी नहीं आ रहा है कोई भी, ऐसे नहीं आ रहा है, ऐसे नहीं आ रहा है और ऐसे नहीं आ रहा है। दैट मीन्स एक पोजीशन, पॉसिबल पोजीशन ये है, दिस इज वन ऑफ द पॉसिबल पोजीशन। सो एक पॉसिबल पोजीशन क्या है? E2, ये हमें मिला। तो लाइकवाइज हमने अगर F वाले पर देखा तो यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ हम नहीं लेंगे, ये वाला है। यहाँ हम ले सकते हैं क्या? तो इससे देखो इधर नहीं है ये, लेकिन अंडर अटैक है, तो ये आप F5 नहीं ले सकते हो, ये नहीं ले सकते हो, ये नहीं ले सकते हो। इसे अगर हमने देखा F2, फिर से हम देखें तो F2 से हम देख पा रहे हैं कि कोई भी अंडर अटैक नहीं है। सो ये एक पॉसिबल पोजीशन है। ठीक है, सो 2 मिल गए अभी तक हमें। ठीक है, नीचे तो होगा नहीं। अब हम अगर G वाले कॉलम में देखें तो ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, यहाँ अगर हम आए G5, ये नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं और इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं। सो ये एक हमें पॉसिबल पोजीशन मिल रहा है। ठीक है, G5 और उसके अलावा G4 नहीं मिलेगा, G3 नहीं मिलेगा। व्हाट अबाउट G2? तो G2 से हम देख रहे हैं इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, डायगोनली नहीं, वर्टिकली नहीं और हॉरिजेंटली नहीं। तो ये भी एक पॉसिबल पोजीशन है, G2 भी। ओके, G1 तो होगा नहीं। एंड H वाले कॉलम को आपने लेना नहीं है क्योंकि H वाले कॉलम में ऑलरेडी पीसेस हैं। सो आप देख पा रहे हो E वाले कॉलम में 1, F वाले कॉलम में 1 और G वाले कॉलम में हमें 2 मिल रहे हैं। सो टोटल कितने मिल रहे हैं पोजीशंस जहां से क्वीन किसी को अटैक नहीं कर सकती है? अ टोटल ऑफ 4, 1 + 1 + 2, दैट इज टोटल 4 पोजीशंस ऐसे हैं। सो दैट विल बी द आंसर ऑप्शन सी। सो यहाँ हमने पूरा इसे वर्क करना होगा। तो आपने देखा फर्स्ट 2 क्वेश्चन दे वर क्वाइट ईजी, इसमें थोड़ा सा ये ज़्यादा इंटेंस था, हमें थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ा। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट। सपोज द क्वीन इज द ओनली पीस ऑन द बोर्ड। सो क्वीन ही एकमात्र पीस है एंड इट इज एट पोजिशन D5। सो इसका पोजिशन भी फिक्स दिया हुआ है कि यहाँ है क्वीन। In how many positions can another piece be placed on the board such that it is safe from attack from the queen? So आप कितनी जगहों पर रख सकते हो दूसरे पीसेस को जिससे वो सेफ हैं फ्रॉम द अटैक फ्रॉम क्वीन? क्वीन उनको अटैक नहीं कर सकती है। सो टोटल जो प्लेसेस हैं वो हैं 64। अब उसमें से एक जगह तो क्वीन खुद है, तो बचे हुए 63 प्लेसेस में से कितने ऐसे जगह हैं जहां पर क्वीन अटैक नहीं कर सकती है, वो हमने आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, देखो टोटल जो हैं वो हैं कितने? 64। इसमें से क्वीन वो खुद कहाँ है? एक प्लेस पर, और वो प्लेस है क्या? D5। तो D5 पर क्वीन खुद है। तो हमें बोला जा रहा है कितनी जगह पर अटैक नहीं कर सकती है। तो ज़्यादा आसान काम जो है, अब अटैक वो यहाँ भी नहीं कर सकती है क्वीन, अटैक में भी क्वीन यहाँ नहीं कर सकती है। ठीक है, अटैक क्वीन जो है वो यहाँ नहीं कर सकती है, कई सारी जगह हैं। तो ज़्यादा आसान तरीका है हम ये पता कर लें कि क्वीन कहाँ कहाँ अटैक कर सकती है। तो कैन अटैक वो वाला अगर हमें पता चल जाए तो कितनी जगह पर अटैक नहीं कर सकती है वो हम निकाल पाएंगे। ठीक है, सो कितने जगह पर अटैक कर सकती है तो हम देखें, एक तो ये पोजीशन है, एक ये पोजीशन है, एक ये पोजीशन है। ऑल्दो मैं क्रॉस से दिखा रहा हूँ बट मैं ये दिखा रहा हूँ कि यहाँ वो अटैक कर सकती है। सो आप देख रहे हो कि जिस कॉलम में क्वीन है उसमें टोटल कितने हैं खाली जगह? दैट इज 7। सो कॉलम में 7 जहाँ क्वीन अटैक कर सकती है, तो रो में भी क्या होगा? 7 ही होगा।
जहां क्वीन अटैक कर सकती है। सो 7 + 7। अब हम आए डायगोनली, तो डायगोनली अगर हम इस ढंग से जाएं, जो प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं इसे, तो यहाँ 3 और यहाँ कितने 4। सो प्रिंसिपल डायगोनल में भी 7 है, बट हमें एक्चुअल काउंटिंग करनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये D5 है। आप देखोगे जो सेकेंडरी डायगोनल है तो यहाँ पर 1 2 3 और इधर 1 2 3, सो टोटल 6 ही हैं प्लेसेस, नॉट 7। सो हमने इसे ऐसा नहीं सिमेट्रिक समझ के 7 4 जा कर देना है। सो टोटल अंडर अटैक कितनी जगह है, तो 21 and 6 दैट इज 27। सो 27 प्लेसेस जो हैं वो अंडर अटैक हैं। तो आपने ये ध्यान में रखना है कि ये 27 को 64 में से माइनस नहीं करना है। ये पूरे कितने प्लेसेस हैं 64, जिसमें से एक जगह D5 पर तो क्वीन खुद है और क्वीन अटैक कितने प्लेसेस पर कर पा रही है 27। तो कैन नॉट अटैक वो हम इधर लिखे अगर, तो ये मैंने जो ट्री डायग्राम बनाया है, ट्री डायग्राम हम कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पर चीज़ों के बीच में कोई ओवरलैपिंग ना हो। तो आप देख रहे हो दिस एंड दिस एंड दिस फिगर, कहीं कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, तो इन तीनों का सम 64 द पेरेंट नोड होगा, ये जो ब्रांचेज हैं। तो आप 64 में से 1 + 27 28 माइनस करोगे। सो 64 - 28 दैट इज 36। सो कितने प्लेसेस पर क्वीन अटैक नहीं कर सकती है, दैट इज 36 नॉट 37। सो ये आपने ध्यान में रखना है, आंसर विल बी 36 ऑप्शन सी। सो ये रिलेटिवली आपने देखा लास्ट आते आते कि लास्ट के 2 क्वेश्चंस जो थे वो ज़्यादा ट्रिकी थे, पहले 2 क्वेश्चंस जो हैं वो इजी हैं। दैट गोज फॉर ईच एंड एवरी सेट आस्क्ड इन कैट। आप ऐसा बोल सकते हो कि लगभग सब में यही सीन होता है ऑन एन एवरेज। अगर 4 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो मे बी 1 क्वेश्चन बहुत ही इजी हो, या हो सकता है ऐसे 2 क्वेश्चन हो, 2 क्वेश्चंस हो। ठीक है, एक क्वेश्चन हो सकता है कि इजी सेट हो बट क्वेश्चन एक डिफिकल्ट हो। ठीक है, हो सकता है कोई बहुत ही डिफिकल्ट सेट हो, उसमें भी एक क्वेश्चन इजी दिया हुआ हो। सो ये जनरल ट्रेंड है। तो आपका टारगेट जो है वो हमेशा रहना चाहिए कि 2.5 सेट आप कर पाओ। कोई सेट अगर आप पूरा नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, उसमें से इजी वाले क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करके आप कर पाओ। ये आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करने के लिए। ऐसा नहीं कि कोई सेट आपने उठाया तो आपने उसे बिल्कुल सॉल्व पूरा करना ही है। हो सकता है लास्ट क्वेश्चन में कुछ इतना ज़्यादा कैलकुलेशन या कुछ ऐसा लॉजिक हो जिसको क्रैक करने में इतना टाइम लग रहा हो, उतने देर में आप जो है दूसरे सेट के कोई 1 या 2 ईजी क्वेश्चन कर पा रहे हो फॉर श्योर। सो वो अप्रोच ज़्यादा बेहतर होगा। और इन सारी चीज़ों को आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, तो उसके लिए बेस्ट अप्रोच है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है मॉक्स लिखो। हमारे मॉक्स जो हैं वो अभी चल रहे हैं, फ्री मॉक जो है कल ऑल ओवर इंडिया जो है एक मॉक कंडक्ट होना है। आप जो है उसके हमारे वेबसाइट पर जा कर के और वहाँ पर उस फ्री मॉक को अवेल कर सकते हो कल के लिए। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज सेशन। आगे के आइंदा के सेशन में हम इस गेम्स एंड टूर्नामेंट में जो और टाइप्स हैं उन्हें भी हम लेंगे, और साथ में और जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे वेन डायग्राम्स हो गया, क्यूब्स एंड डाइसेस हो गया, उन सारे टॉपिक्स को हम एक एक करके कवर करेंगे अंडर द हेडिंग ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। और डेटा इंटरप्रिटेशन में हम और डिफरेंट टाइप्स को, जो मैक्सिमा मिनिमा हो गया, जितने भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, नेटवर्क्स एंड रूट्स हो गया, सारी चीज़ों को हम एक एक करके कवर करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।